प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले मैंने आपको अध्याय 5 तक का महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिया था और उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों उतना क्वेश्चन आप तैयार कर लिए होंगे, उसमें कोई आपको समस्या नहीं हो रही होगी। आज हम आपको अध्याय 6 से लेकर के अध्याय 8 तक का महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपके लिए बहुत कारगर होगा, यानी हम कह सकते बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है संयोजक कड़ी से आप क्या समझते हैं? आर्कियोपोटेरिस किन वर्गों की संयोजित कड़ी है? तो हम कहते हैं संयोजक कड़ी किसे कहते हैं? हम कह सकते हैं वह क्षेत्र जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के जीव रहते हैं और एक दूसरे से संबंध करके, यानी कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिस कड़ी में जुड़े रहते हैं उसी कड़ी को क्या कहते हैं? संयोजक कड़ी कहते हैं। यानी वह समुदाय कह दीजिए जिसमें अनेक प्रकार के जीव रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संयोजक कड़ी कहते हैं। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला कह रहा है जैव विकास क्या है? जैव विकास के आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जैव विकास क्या है? हम कह सकते हैं जो सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके विकास के बारे में किस प्रकार वो आगे कारगर हो रहा है, आधुनिक संश्लेषण के रूप में उसका कैसे प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको बताइए जैव विकास क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जैव विकास वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समजात व समरूप अंगों की व्याख्या कीजिए और अंतर भी बताइए। समजात क्या होता है? यानी जात समान होता है लेकिन कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है, तो इसे समजात कहते हैं। समरूप अंग सबके जो अंग होते हैं समरूप होते हैं, जैसे पंख, कीट वगैरह के सबके कदे, मधुमक्खियों के कदे, पंछियों के कदे जो भी होते हैं उनके सब पंख उड़ने के लिए काम आते हैं, लेकिन आकार उनका क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन वो समरूप अंग कहते हैं उसको। इस प्रकार उनके अंतर भी लिखिए और व्याख्या भी कीजिए। अगला कह रहा है डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए। और डार्विनवाद और लैमार्कवाद आपसे पूछता है, तो डार्विनवाद का मतलब ये है कि उन्होंने किस प्रकार बताया कि जो जीव होते हैं, जैसे इन्होंने जिराफ को लिया और जिराफ को लेकर के बताया कि जिराफ की गर्दन क्यों लंबी हो गई और अगला पैर क्यों इतना बड़ा हो गया। तो इनका मानना ये था कि इन्होंने कहा कि जो जिराफ होते वो पहले बकरी जैसे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वृक्ष विकास करते गए तो वो परिवर्तन होते गए, तो पेड़ों की ऊंचाई बढ़ती गई, तो ये खाने के लिए अपने अगले पैर को उचकाते थे और गर्दन ऊपर करके खाते थे, इसलिए उनकी गर्दन लंबी हो गई और उनसे जो संतान उत्पन्न उनके हुए तो वो भी गर्दन लंबी गर्दन वाले ही हुए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन आप कीजिए, ये भी हो जाएगा। उत्परिवर्तन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उत्परिवर्तन क्या होता है? तो हम कह सकते हैं किसी गुणसूत्रों में या किसी भी जीवों में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। यानी कह सकते हैं उनके गुणसूत्रों में कुछ विकार होता है तो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला कह रहा है वंशागत व उपार्जित लक्षणों में अंतर बताइए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दे करके समझाइए। तो वंशागत और उपार्जित लक्षण, वंशागत मतलब जो वंश से चलते आ रहा है, उपार्जित मतलब जो हो जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? ये वंशागत नहीं तो उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। अंतर बताइए प्रत्येक का प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर के। अगला क्वेश्चन का नव डार्विनवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी डार्विनवाद के नव डार्विनवाद को क्या कीजिएगा? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। अगर अध्याय 6 से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर से नहीं पूछेगा, इसलिए इतना क्वेश्चन आप क्या कर लीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगला चलते हैं, जो हमारा अध्याय 7 है वो कह रहे मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य तथा रोग क्या होता है? इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है, हम देखते हैं। तो कह रहा प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं किसी भी जीवों में विषाणु जीवाणु से होने वाले जो भी रोग होते हैं या उनसे जो होने वाली हानियां होती है उससे रक्षा के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। यानी जीवों से जो भी रोग होंगे उनसे रक्षा के लिए जो भी चीजें प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा। मनुष्य में पाए जाने वाली विभिन्न प्रतिरक्षा का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न प्रतिरक्षाओं का वर्णन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला कारण निम्न रोगों के कारक, यानी कारक क्या है?
लक्षण क्या है, रोकथाम क्या है, इसको वर्णन कीजिए। तो मलेरिया कह रहा है, तो मलेरिया अगर होता है तो किस मच्छर के काटने से होता है, स्कैरिएसिस होता है तो कैसे होता है, कैंसर होता है तो कैसे होता है, फाइलेरियोसिस या हाथी पांव इसी को कहते थे, ये कैसे होता है, किस मच्छर के काटने से होता है, इसको देख लीजिएगा। और टाइफाइड कैसे होता है, इनका लक्षण क्या होता है, कारक क्या होता है और इसको कैसे रोका जा सकता है, इन सब बातों को क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण क्या होता है, तो हम कह सकते हैं अगर किसी व्यक्ति को कोई रोग हो गया है, उस रोग से सुरक्षा के लिए जो टीके लगाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, इसको भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सक्रिय और अक्रिय भी कह देता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा, अक्रिय कह देगा तो घबराइएगा मत। इंटरफेरान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इंटरफेरान आप जानते हैं इंटरफेरान क्या होता है, तो कह सकते हैं कि मानव शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर उनको सुरक्षा यानी जहां हुआ रहता है उससे बाहर शरीर के अन्य जगहों पर फैलने से क्या करता है, रोकता है, तो उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरान कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए कोई चीज अगर हो गया, रोग हो गया, तो यहाँ से फैलने के लिए अन्य जगह रोकता है तो उसे क्या कहते हैं, इंटरफेरान कहते हैं। अगला करा विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। तो विषाणु जनित 4 रोगों के नाम आप क्या कीजिए, लिखिए कि कौन कौन से विषाणु जनित रोग है। करा अवशेषी अंगों से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो जो अंग हमारे पास पहले थे और उसका उपयोग नहीं होता है तो धीरे धीरे वह समाप्त हो जाता है, तो उस अंगों को क्या कहते हैं, अवशेषी अंग होते हैं। हमारे शरीर में जो अंग होते हैं और जब उसका प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो उन अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। इतना आपका अध्याय 7 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, लाभ देगा आपको, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आइए प्यारे बच्चों, अध्याय 8 का हम प्रश्न क्या करते हैं, बताते हैं आपको। प्यारे बच्चों, जो आपका अध्याय 8 है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, यानी मानव के कल्याण में सूक्ष्म जीव कैसे उपयोगी होते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैव उर्वरक क्या है, जैव उर्वरक क्या है, तो हम कह सकते हैं वे सूक्ष्म जीव जैसे कवक, शैवाल कह सकते हैं, मृदा में मिट्टी में उर्वरकता को बढ़ा देते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जैव उर्वरक कहते हैं। यानी किसी सूक्ष्म जीवों के द्वारा अगर किसी भी मिट्टी का यानी मृदा का पोषक उर्वरकता बढ़ जाएगी, यानी उसके पोषक तत्व बढ़ जाएंगे, तो उस मिट्टी को ही हम क्या कहेंगे, जैव उर्वरकता कहेंगे। कृषि में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए। तो कृषि में अगर इनकी उपयोगिता का वर्णन किया जाए तो कैसे नहीं कह सकते कि अगर उस जैव उर्वरक को अगर खेत में ले जाकर अगर डाल देंगे तो खेत की उपजाऊता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और जो फसल होगा वो क्या होगा, अत्यधिक मात्रा में होगा। तो इस प्रकार जैव उर्वरक का उपयोग तो है ना, तो हम कह सकते कृषि के क्षेत्र में बहुत उपयोग है, उसकी उर्वरकता को बढ़ा देता है और उसमें फसल अच्छे होते हैं, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है किण्वन क्या है, इसके आर्थिक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो हम कहेंगे किण्वन क्या है, तो हम कहेंगे किण्व द्वारा किसी भी जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़ करके छोटे छोटे सरल रासायनिक यौगिकों में या कार्बनिक यौगिकों में बदलना ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। इसके आर्थिक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो हम बता दें किण्वन कहते छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते, हानिकारक नहीं होते, उनके द्वारा जटिल कार्बनिक यौगिकों को तोड़ करके छोटे छोटे कार्बनिक यौगिकों में बदलने की क्रिया को ही क्या करते हैं, किण्वन कहते हैं। जैसे हम अपने घरों में ले ले, दूध से दही बनता है तो वो भी किण्वन के द्वारा किया जाता है, और दूध से दही बनने में 2 प्रकार के जीवाणु किण्वन प्रयोग किए जाते हैं। एक को स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, एक को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो जब आप दही खाते हैं तो दही में जो एक खट्टापन उत्पन्न होता है, तो खट्टापन किसके, किण्वन के द्वारा होता है। और उसमें अगर कह दे कि खट्टापन अगर उत्पन्न होगा तो कैसे होगा, अगर उसमें महक उत्पन्न होगा तो कैसे होगा, तो स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है उस दही में क्या करता है, खट्टापन उत्पन्न करता है, और जो लैक्टोबैसिलस रहता है उस दही में महक उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो किण्वन होते हैं हमारे घरेलू प्रयोग में किए जाते हैं उपयोग, तो हम कह सकते हैं उनके लिए भी लिमिट है कि आप कभी देखते होंगे अगर गर्मी में, ज्यादा गर्मी में टेम्परेचर में अगर दूध में जामन डाल देते हैं तो दही नहीं जमता है,
अगर बहुत ज्यादा ठंडक रहता है तब भी वो दही नहीं जमता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी रहेगा, जब तापमान ज्यादा हो जाएगा, तो उस स्थिति में उसमें जो कीड़े रहेंगे क्या ज्यादा गर्मी में काम करेंगे? क्या दूध को काट करके दही बनाएंगे क्या? वैसे हम लोग भी अगर ज्यादा गर्मी रहता है तो कार्य नहीं करते हैं। तो उसी प्रकार जो कीड़वन होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, दूध में जब जामन डाला जाता है, अगर ज्यादा गर्मी होगा तो भी वो नहीं कटेगा, दूध से दही नहीं बनाएगा। अगर आवश्यकता से ज्यादा ठंडा भी पड़ गया तब भी वो नहीं कार्य करेंगे, यानी वो दूध से दही नहीं बनाएंगे। तो कह सकते हैं इसके आर्थिक महत्व का उल्लेख कीजिए। तो हमारे जीवन में बहुत आर्थिक महत्व है। क्यों? क्योंकि कीड़वन के द्वारा तो बहुत सी चीजें, डबल रोटी कर सकते हैं, अचार वगैरह भी कर सकते हैं, ये सब चीजें बनाए जाते हैं कीड़वन के द्वारा ही कर सकते। खमीर हो गया, डबल रोटी हो गया, ये सब चीजें बनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगला कह रहा है घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का महत्व लिखिए। और यह कर रहा है मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का, तो घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों का बहुत प्रयोग है ना। अब बताइए, दूध से दही बना तो ये भी एक क्रिया है, दूध से पनीर बना ये भी एक क्रिया है, मक्खन बना ये भी क्रिया है, डबल रोटी बना ये भी क्रिया है। तो हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा तो यही होता है क्रिया। तो हमारे लिए वह सूक्ष्म जीवों का महत्व है कि नहीं, खाद्य उत्पादों में, खाने वाली वस्तु के उत्पाद में वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप घरेलू उत्पादों में हम कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों का भी बहुत महत्व है। अगर घरेलू खाद्य उत्पादों में नहीं कहेगा तो एक बात का ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको कह सकते हैं मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग का उदाहरण सहित का कीजिए, वर्णन कीजिए। तब भी इसी क्वेश्चन को ही लिखेंगे आप, घबराइएगा मत। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बायोगैस क्या है। इस बायोगैस को जैव गैस भी कहते हैं। क्या है? एक बायोगैस का संयंत्र का वर्णन कीजिए। तो बायोगैस तो आप लोग पहले से पढ़ते हैं कि सूक्ष्म कीड़ों के द्वारा या सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो गैस उत्पन्न होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला कह रहा है वाहित मल प्रदूषण क्या है। वाहित मल प्रदूषण यानी प्रदूषण फैलता है लेकिन किसके द्वारा, वाहित मल के द्वारा। अगर सीवर का पानी का दे, नाली का पानी जो भी अगर नदियों में बहा देते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। कंपनी, फैक्ट्री, कारखानों से जो मलबा निकलता है उसको नदियों में बहा दिया जाता है। इस प्रकार जो प्रदूषण फैलता है उसको हम क्या कहते हैं, वाहित मल प्रदूषण कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों अध्याय 8 का महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अगला अध्याय जो है आपका अध्याय 9 है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। तो इस क्रिया में कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप देखिएगा और इससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे। यही क्वेश्चन अगर आएंगे तो आएंगे। अगला करें प्लाजिमस क्या है, प्राणियों के जीवन में इनकी उपयोगिता का वर्णन कीजिए तथा इसके 4 गुण लिखिए। तो प्लाजिमस क्या है, तो मेन गुणसूत्र के अलावा एक छल्लेनुमा, गोल छल्लेनुमा एक और डीएनए होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाजिमस कहते हैं। तो आसानी से कह सकते हैं ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्लाजिमस क्या है, यानी जो मेन गुणसूत्र होता है उसके अलावा एक और छल्लेनुमा गोल आकृति का एक डीएनए रहता है जिसको हम प्लाजिमस कहते हैं। अगला कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा डीएनए पुनर्योगन तकनीक क्या है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो हम बता दें जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो हम कह देंगे किसी भी जीव के शरीर से विकारयुक्त अंगों को निकाल करके उसके जगह पर शुद्ध अंगों को क्या करना, जोड़ना ही क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है या डीएनए पुनर्योगन तकनीक कहलाता है। इसकी क्रियाविधि के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए कि किस प्रकार इसको मैचिंग करेंगे, फिर हटाएंगे, क्या करेंगे, सब क्रियाओं को आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहेगा या डीएनए पुनर्योगन तकनीक कहेगा, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। अगला कह रहा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी किस पर लिखना है, तो कह रहा है पीसीआर पर लिखिए क्या होता है, काइटिनेज क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, डीएनए लाइगेज क्या होता है और बायोरिएक्टर क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना मैंने दिया आपको, अध्याय 7, 6, 7, 8 और 9 हमने चैप्टर दिया। इसको तैयार करेंगे जिससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला जो क्वेश्चन भेजेंगे आपको, अगला पार्ट होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस स्थिति में इतना क्वेश्चन आप पढ़िए, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। और उम्मीद करें जितना पार्ट पहला हम दिए इससे पहले 2 पार्ट में, उसको आप पढ़ के तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि आपको 3 तारीख का आपका पेपर है, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।